नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है कि भारत को अपनी आने वाली हवाई सुरक्षा के लिए किस लड़ाकू विमान पर भरोसा करना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप डिफेंस के बारे में नए हैं तो भी चिंता मत कीजिए। हम इस चैनल पर डिफेंस के हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को जितना हो सके आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप लोग भी डिफेंस की हर उस डिटेल को समझ के खुद से डॉट्स को कनेक्ट कर सके। जैसा की हाल ही में तमाम खबरें और रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान ने चीन से J-35 फाइटर प्लेन लेने की मंजूरी दे दी है। यह विमान, जिसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी माना जाता है, दक्षिण एशिया में एक नया खतरा पैदा कर सकता है। भारत के पड़ोसी देशों में अब तक चीन के ही पास एक सही मायने में 5th जनरेशन फाइटर जेट था, लेकिन हिमालय के मुश्किल इलाकों के कारण भारत काफी हद तक सुरक्षित महसूस करता था। और जैसे ही खबर आई कि चीन यह नया और ताकतवर विमान पाकिस्तान को भी दे रहा है, तब से स्थिति बदल गई है। अब पाकिस्तान की वायुसेना के पास ऐसा सिस्टम होगा जो भारत की हवाई ताकत को चुनौती दे सकता है। आज तक भारत को आसमान में एक बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन इस डील के बाद यह पल्ला पाकिस्तान की ओर झुक सकता है। और अभी भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो सीधे तौर पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट का सामना कर सके। यहाँ पर भारत का अपना 5th जनरेशन प्रोजेक्ट यानी AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इसे तैयार करने और इस्तेमाल में लाने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा। इस समय भारत को एक फौरन समाधान की जरूरत है। हमें अभी 1 से 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है, ताकि दक्षिण एशिया में हवाई ताकत का संतुलन और हमारी ताकत बनी रहे। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास 2 बड़े विकल्प हैं, रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35। तो आज हम दोनों विमानों पर नजर डालेंगे, इनके फीचर्स, इनकी ताकत और यह कि कौन सा विमान भारत के लिए सबसे सही साबित हो सकता है, और साथ ही पाकिस्तान द्वारा J-35 लेने से होने वाली मुश्किलों का भी हल खोजेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भारत की रक्षा नीति का इतिहास। भारत की रक्षा नीति समय के साथ बदलती रही है। आजादी के बाद 1947 में हमारी प्राथमिकता थी कि सेना को मजबूत बनाया जाए और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 1962 में चीन के साथ युद्ध ने हमें सिखाया कि आधुनिक उपकरण और योजनाबद्ध रणनीति की कितनी जरूरत होती है। इसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध में हमने अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया। 1999 का कारगिल युद्ध इस बात का उदाहरण है कि दुर्गम क्षेत्रों में भी भारतीय सेना की शक्ति कितनी प्रभावी हो सकती है। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन एक बड़ा कदम है। इसे ऐसे समझे जैसे पहले हम बाजार से सब्जी खरीदते थे, लेकिन अब उसे खुद घर में उगाने लगे हैं। अब जानते हैं शॉर्ट्स में कि फाइटर जेट्स क्या होते हैं और कैसे इनको जनरेशंस में बांटा जाता है। फाइटर जेट्स हवाई सुरक्षा के सबसे अहम हथियार माने जाते हैं। इनका मुख्य काम है दुश्मनों के विमानों को गिराना, जमीनी ठिकानों पर हमला करना और एयर स्पेस की रक्षा करना। इनकी तेज रफ्तार और उन्नत तकनीक इन्हें युद्ध का नायक बनाती है। इसे ऐसे समझें जैसे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो क्रिकेट के मैदान पे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में माहिर हो। समय के साथ फाइटर जेट्स की तकनीक और क्षमताएं भी विकसित हुई और इन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग पीढ़ियों या जनरेशंस में बांटा गया है। सबसे पहले आए पहली पीढ़ी के फाइटर जेट्स, जो 1950 के दशक में विकसित हुए। ये जेट्स साधारण हथियार और बेसिक रडार के साथ आए। इन्हें आप शुरुआती दौर की साइकिल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें गियर या विशेष सुविधाएं नहीं थी। इसके बाद आए दूसरी पीढ़ी के जेट्स। इसमें मिसाइलें और बेहतर रडार तकनीक जोड़ी गई थी। 1960 और 1970 के दशक में तीसरी पीढ़ी के फाइटर जेट्स ने मल्टी रोल क्षमताओं के साथ अपना लोहा मनवाया। ये विमान दुश्मन के विमानों और जमीन पर हमला दोनों के लिए उपयुक्त थे। फिर 1980 के दशक में आई चौथी पीढ़ी के जेट्स की बारी। ये तेज, हल्के और ज्यादा प्रभावी थे। इनमें उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जोड़े गए थे। Su-2000 और Su-30 MKI जैसे विमानों ने इस पीढ़ी को और खास बनाया। बाद चौथी प्लस पीढ़ी के जेट्स ने तकनीकी स्तर पर और सुधार किए। स्टेल्थ जैसी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया और Su-35 जैसे जेट्स इस पीढ़ी का हिस्सा बने। अब आते हैं 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर, जो आज की सबसे उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन विमानों की खासियत है स्टेल्थ टेक्निक, जो इन्हें रडार पर दिखाई देने से बचाती है। ये विमान ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि दुश्मन इन्हें पकड़ नहीं सकता। 5वीं पीढ़ी के विमानों में सेंसर फ्यूजन की तकनीक है, जो कई सेंसर से मिली जानकारी को एक साथ पायलट के सामने पेश करती है। इसे ऐसे समझे जैसे आपके स्मार्टफोन पर अलग अलग ऐप से मिलने वाली जानकारी एक ही स्क्रीन पर दिखा दी जाए। इन विमानों में सुपरसोनिक क्रूज की क्षमता होती है, जो बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए तेज रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के विमान भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसमें ड्रोन टीमिंग जैसी तकनीक है, जहां पायलट हवा में ही ड्रोन को नियंत्रण कर सकता है, जैसे एक कोच मैदान में बैठकर खिलाड़ियों को निर्देश देता है। भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाकिस्तान द्वारा J-35 वेव जैसे विमान अपनाए जाने पर भारत पर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का दबाव है। ये जरूरी है कि हम भी अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत करें। 5वीं पीढ़ी के विमान जैसे रूस का Su-57 या अमेरिका का F-35 हमारे पास विकल्प हो सकते हैं। इन विमानों की उन्नत तकनीक हमें दुश्मन पर बड़ा दिला सकती है। फाइटर जेट्स की कहानी उनकी तकनीकी प्रगति की कहानी है। ये केवल युद्ध के हथियार नहीं है, बल्कि वे तकनीकी विकास और सामरिक रणनीति के प्रतीक भी हैं। भारत के लिए समय है कि वो अपने आने वाले खतरों का सामना करने के लिए सही पीढ़ी और तकनीक का चयन करे। ये कहानी सिर्फ आसमान में उड़ने वाले योद्धाओं की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और ताकत की भी है। Su-57 या F-35 क्या है भारत की पसंद? कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत को भविष्य की वायु
वायुसेना के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए, रूसी Su-57 या अमेरिकी F-35? Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ का मतलब है यह रडार पर आसानी से नहीं दिखता, जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में किसी ऊंचे स्टॉल के पीछे छुप जाएं, सबके सामने होते हुए भी किसी की नजर में आसानी से नहीं आते। Su-57 को एक मल्टी रोल फाइटर माना जा रहा है जो हवा में दुश्मन के विमानों से लड़ने, जमीन पर हमला करने और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से दुश्मन के संचार और रडार को धोखा देने की तकनीक जैसे कामों में सक्षम है। दूसरी ओर F-35 अमेरिकी तकनीक का निचोड़ है। यह फाइटर भी स्टेल्थ, उन्नत सेंसर फ्यूजन, जहां अनेक रडार, कैमरा और सेंसर्स की जानकारी एक साथ मिलती है, और हाईटेक एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है। पर इसमें कुछ पेचीदगियां हैं। उच्च कीमत, सख्त लॉजिस्टिक्स और अमेरिकी नीतियों के कारण मिलने वाली शर्तें और नियमों का ध्यान रखना होगा। भारत के लिए सवाल यही है, क्या Su-57 जैसे विमान के साथ मेक इन इंडिया यानी भारत में ही निर्माण और तकनीक का आदान प्रदान की गुंजाइश बेहतर है, या फिर F-35 जैसे विमान लेना ज्यादा सही रहेगा? बस यही दुविधा है। लंबे समय की आत्मनिर्भरता बनाम तुरंत उपलब्ध उन्नत तकनीक। Su-57 के नए इंजन, नोजल और तकनीकी छलांग। रूसी राज मीडिया द्वारा हाल ही में दिखाए गए डॉक्यूमेंट्री फुटेज में Su-57 में 2 आयामी 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल देखने को मिले हैं। आसान भाषा में समझिए, ये नोजल इंजन के पीछे हिस्से में लगा वो हिस्सा है जिससे हवा, गर्म गैस बाहर निकलती है और विमान को आगे बढ़ने में ताकत देती है। पारंपरिक गोल नोजल की जगह 2D डिजाइन रडार सिग्नेचर यानी रडार पर दिखने की संभावना को कम करता है, स्टेल्थ को और बेहतर करती है और विमान को आसमानी दिशा में मोड़ने की क्षमता देती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको अपनी साइकिल के हैंडल पर कोई ऐसा फीचर मिल जाए जिससे आप तंग गलियों में भी बड़े आराम से मोड़ काट सके। इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, HMD जैसे फीचर्स पायलट को लड़ाई के दौरान सीधी आंखों के सामने जरूरी जानकारी देंगे, मानो आप किसी वीडियो गेम में हो और स्क्रीन पर सब कुछ सूचनाएं आपके चश्मे के सामने आ जाएं। Su-57 में ड्रोन के साथ टीमिंग यानी MUMT, मैन अनमैन टीमिंग पर भी काम चल रहा है, जिसमें पायलट हवा में ही ड्रोन को निर्देश दे सकता है, जैसा एक कोच मैदान में बैठे बैठे खिलाड़ियों को संकेत देते रहते हैं। यह भविष्य की लड़ाई में एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। पाकिस्तान का J-35A और पैनिक बाइंग का खतरा। पाकिस्तान J-35A जैसे 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जल्दी अपना सकता है, कुछ जानकारों के मुताबिक 2027 तक। अगर ऐसा हुआ तो भारत को अपनी हवाई ताकत बढ़ाने की जल्दी पड़ सकती है ताकि वो क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखे। इसे कुछ विशेषज्ञ पैनिक बाइंग यानी डर कर जल्दीबाजी में खरीदारी करने की स्थिति भी कह रहे हैं। जिस तरह खेल में अगर आपके पड़ोसी टीम ने नए बैट्स, बॉल और ट्रेनिंग ली है तो आपको भी लगता है कि बेहतर तैयारी करनी होगी वरना मैच पिछड़ जाएंगे। बस यही मनोवैज्ञानिक दबाव रक्षा सौदों में भी काम करता है। भारत के पास पहले भी ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने F-16 विमान लिए, भारत ने जल्दी में मिराज 2000 और MiG-29 विमान खरीदे। अब अगर J-35A आता है तो हो सकता है भारत को भी जल्दी उन्नत फाइटर लेने पड़े, लेकिन ये संतुलन बनाए रखते हुए करना होगा, केवल घबरा कर नहीं। भारत के लिए सही राह यही होगी कि वो समझदारी से लंबी अवधि की रणनीति पर चले, चाहे वो Su-57 जैसी तकनीक को अपनाकर अपने घरेलू AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का अपना अगली पीढ़ी का फाइटर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए या फिर विदेशी विमान लेकर अपनी क्षमता बढ़ाए। हर विकल्प के साथ लागत, रखरखाव और भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखना होगा। सार यह है कि भारत काफी अहम मोड़ पे खड़ा है। Su-57 और F-35 जैसे फाइटर्स के बीच चयन, Su-57 की नई तकनीकें और पाकिस्तान के संभावित J-35A से आने वाली चुनौती, ये सभी बातें भारत की रक्षा नीति को बहुत प्रभावित करती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पंचतंत्र की कहानी याद आती है। सूझबूझ, धैर्य और दूरदृष्टि से ही आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला कभी कभी लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है। भारत को सामरिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर काम करना होगा ताकि वह किसी भी भारी दबाव में पैनिक बाइंग के बजाय सूझबूझ के निर्णय ले सके। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही इन गतिविधियों का हमारे डिफेंस सिस्टम और रणनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं हूं अभिषेक जोशी, जल्द आऊंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।